साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम शो कसा आहेस। साथियों मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं इंडिविजुअली फूड का और आपकी प्रेमाइसिस में फूड सेफ्टी ऑफिसर आता है, इंस्पेक्शन करता है और ये कहता है कि भाई आपने मिलावटी खाना जो है बेचा है, तो अल्टीमेटली आप घबरा जाते हो और उसके जो है पैर पकड़ते हो और अल्टीमेटली ये कहते हो कि साहब कार्रवाई मत करो, हम तो आपके बच्चे हैं और हमें जो है आप छोड़ दो। तो साथियों आपके हाथ जोड़ने से, उसके पैर पकड़ने से और ये कह देने से कि भाई कार्रवाई मत करो, कार्रवाई क्या रुक जाएगी? उत्तर है नहीं। भाई देखो, इन पर टारगेट्स हैं कार्रवाई के। अगर आप पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो बेसिकली टारगेट पूरे नहीं होंगे, इनको डिपार्टमेंटल एक्शंस जो है फेस करने पड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टारगेट्स को पूरा करने के लिए सैंपल कार्रवाइयाँ करते हैं। आप एक बात जो है नोट कीजिएगा, ना तो इनके पास जो है प्रॉपर मेंटेन होती है इंस्पेक्शन बुक और ना ही जो है इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि इनको आपके बारे में जानकारी कैसे हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई ऑथेंटिक सोर्स ही नहीं है, कोई लिंक एविडेंस ही नहीं है, उसके अभाव में आपकी प्रेमाइसिस तक पहुंचना और कार्रवाई करना और सिर्फ आपकी ही दुकान में या प्रेमाइसिस में कार्रवाई करना इनके वर्जन को बहुत सस्पेक्टेड जो है बना देता है। भाई अगर आप रूटीन इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आपको इंस्पेक्शन बुक जो है मेंटेन करनी है, वो मेंटेन करते ही नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफेंस के, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर जानकारी होगी तो आप बच जाओगे, जानकारी नहीं होगी तो आप मारे जाओगे। और साथियों इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस की स्ट्रेटजी है जो कि है धारा 66 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के पर्सपेक्टिव में, जिसके तहत अगर कोई कंपनी है जो काम कर रही है फूड का, मीन्स फूड ऑपरेटर है और उसके बिहाफ पर प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसके डायरेक्टर का, या कोई पार्टनरशिप फर्म है प्रोसिक्यूशन हो रहा है पार्टनर्स का, तो ऐसी स्थिति के अंदर सेक्शन 66 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का ड्यू कंप्लायंस करना होगा। अगर ड्यू कंप्लायंस नहीं हुआ है तो भले ही कितना ही स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन हो, वो अपने आप में ही ढेर हो जाएगा और डेफिनेट इसका फ़ायदा जो है मिल जाएगा आरोपी को। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि व्यापार करना है तो आप किसी कंपनी के बिहाफ पर करो, किसी एलएलपी के बिहाफ पर करो, किसी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर करो, क्योंकि जो एडिशनल इम्यूनिटी है वो आपको मिल जाएगी धारा 66 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वहाँ पर आप ही मारे जाओगे। क्लियर है साथियों। जिन लोगों ने इन सेफ्टीज़ को लिया है उन्हें क्या बेनिफिट हुआ, उनका क्या जो है रिव्यू है, इस बारे में आज जो है हम स्थितियों को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों चूँकि एक लॉ की क्लास है, जो बात मैं डिस्कस करूंगा वो सपोर्ट में करूंगा विद लीगल पोजीशन। साथियों सबसे पहले जो है आप नाम नोट करें जजमेंट का, जिसमें इस प्रिंसिपल को जो है प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया और रिजल्ट जो है अश्योर करा है कंसर्न आरोपी ने। तो बेसिकली एक विनिंग स्ट्रेटेजी है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साथियों जजमेंट है चंद्रकांता बनाम स्टेट ऑफ केरला का, जजमेंट है 30 अक्टूबर 2024 का, प्रोनाउंस किया ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट ने। इसमें डिफेंस ने बहुत ज़्यादा अटैक किया प्रोसिक्यूशन पे और ऐसी स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पर डिस्कस हुई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम एक यंग लॉयर हैं और हम इस फील्ड में आए हैं तो ये बहुत सीखने को जो है हमें मिलने वाला है। हम एक लिटिगेंट हैं और हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, तो ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं टू गेट द रेमेडी एज पर लॉ। एक बात ध्यान रखिएगा कि संविधान का आर्टिकल 21 आपको ये राइट देता है टू सेव योर लाइफ एंड लिबर्टी, और अगर ये लाइफ और लिबर्टी अफेक्ट होनी है तो एक प्रोसेस को जो है अडॉप्ट किया जाएगा। इट मस्ट बी अ ड्यू प्रोसेस। पर अधिकांशतः मैं देखता हूँ कि जो अथॉरिटीज़ हैं जो कार्रवाइयाँ करती हैं वो प्रोसेस तक फॉलो नहीं करती हैं। तो सबसे पहले डिफेंस का अटैक था नॉन कंप्लायंसेस के ऊपर। पहला अटैक क्या था इनका कि हमारे विरुद्ध जो है स्थगस है। क्लियर है बात ये। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि फूड सेफ्टी कानून में एफआईआर परमिसेबल नहीं है, जब भी कार्रवाई होगी वो परिवाद पे होगी। तो कई लोग जो है मौके पर घबरा रहते हैं कि भाई ये गिरफ्तार कर लेंगे या हमको जो है हवालात में डाल देंगे, तो घबराइए मत। ये लोग सैंपल ड्रॉ करते हैं, सैंपल को ड्रॉ करने के बाद ये लेबोरेटरी में भेजते हैं, लेबोरेटरी की रिपोर्ट के बेसिस पर सैंक्शन को ऑब्टेन करते हैं, फिर कानूनी कार्रवाई होती है। क्लियर है बात ये। तो इन मामलों में कंप्लेंट जो है वो मैंडेटरी है। अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो यू में चैलेंज द सेम बीइंग द अब्यूज ऑफ प्रोसेस। एलिगेशन क्या था कि फूड इंस्पेक्टर आया और उसने प्रेमाइसिस को जो है इंस्पेक्ट किया, और अमूमन जो है हमारा केस भी ऐसा ही होता है, और सैंपल को जो है ड्रॉ कर लिया। तो इनका कहना यह था कि सैंपल को ड्रॉ करने के लिए एक प्रोसेस दिया गया है, जिसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 के नियम नंबर 2.4 की अक्षरशः पालना करना पड़ेगी, जो यहाँ पर नहीं की गई। वो नियम क्या है, इसकी जानकारी हर आम इंसान को होनी चाहिए। सबसे पहले बात, कॉल विटनेसेस फ्रॉम द लोकेलिटी। ये लोग बुलाते नहीं है, ये लोग अपने ही बंदे एज अ गवाह जो है इंसर्ट करते हैं। अगर ऐसा है तो ये डिफेंस का स्ट्रेटजी है, हिटिंग पॉइंट है, इस पर जो है काम कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो कंसर्न व्यक्ति ज्वाइन हुए हैं एज अ विटनेसेस, ये होते हैं पॉकेट विटनेस। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई व्यक्ति मल्टीपल केसेस में जो है विटनेस है और सेम विटनेस है, तो ऐसे सिनेरियो में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कलेक्ट कीजिए और अटैक कीजिए।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंसर्न विटनेसेस हैं उनको हर एक डॉक्यूमेंट पे जो है अपने साइन करने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट को जो है कंफर्म करना पड़ेगा कि कंटेंट जो है बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये भी एक डिफेंस का पॉइंट है। चौथी बात है कि जब मौके पे कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई से पहले एक नोटिस देना होगा जो मैंडेटरी है, और ये नोटिस फूड ऑपरेटर को देना होगा और ये नोटिस फॉर्म नंबर 5A में देना होगा। अगर मौके पर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर का नाम भी आता है तो उनको भी नोटिस जो है अलग से देना होगा। और जिन पात्रों में सैंपल लिया जा रहा है वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, उसमें मॉइस्चर तक नहीं होना चाहिए। कई बार मैं खुद इनसे पूछता हूँ कि भाई आपने कंसर्न सैंपल से एयर को निकालने की क्या प्रयास किया है? ये कहते हैं कि सब ढक्कन बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता है, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, इसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग है जो करना चाहिए हर फूड सेफ्टी ऑफिसर को, जो कि ये लोग करते ही नहीं है। तो कुल मिला के ये गलत कार्रवाइयाँ करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि जो सैंपल का रिजल्ट है वो अफेक्ट होता है और उसके बेसिस पे हमारा गलत प्रोसिक्यूशन होता है। तो जो पहला अटैक है वो होना चाहिए हमारा कंसर्न मौके की कार्रवाई को लेकर, और इसके लिए हमें एम्फेसाइज करना होगा नियम नंबर 2.4 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 पे। साथ ही उसके बाद सैंपल को जो है ये हिस्सों में बांटेंगे और जो कंसर्न फूड एनालिस्ट है उसको सैंपल जाएगा। इसके अलावा फॉर्म नंबर 6 जो है अलग से भेजना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि सैंपल सील जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या कहते हैं कि हमने फॉर्म नंबर 6 पे जो है सैंपल सील लगा दिया, जबकि जो कंसर्न फूड एनालिस्ट है उसकी रिपोर्ट आप देखिएगा, उसमें लिखा होता है कि सैंपल सील हमको अलग से मिला। तो अगर अलग से मिला तो अलग से बनाया भी क्या होगा, जबकि अलग से बनाते नहीं है। ये फॉर्म नंबर 6 में जो है उसको इनबिल्ट करते हैं, जो गलत प्रोसेस है। अलग से जो है सैंपल सील बनाना पड़ेगा। एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जो कंसर्न डेजिग्नेट ऑफिसर है, अगर आपका रिपोर्ट जो है आपके खिलाफ है खासकर एनालिसिस को लेके, तो उसके पास जाकर जो है आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में सेक्शन है 46 सब क्लॉज 4 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का, उसकी अक्षरशः अनुपालना करनी होगी। और जब ये कंसर्न रिपोर्ट जो है चैलेंज होगी तो ऐसी स्थिति में सेकंड ओपिनियन के लिए रेफरल फूड लेबोरेटरी की ओपिनियन पर जो है निर्भर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डिफेंस का स्ट्रेटेजी है जिसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। साथियों, रिपोर्ट में कई बार ऐसा होता है कि वेरिएशन आ जाता है। अगर 2 रिपोर्टों में वेरिएशंस है इसका मतलब सैंपल जो है होमोजेनियस नहीं है, सैंपल जो है जेन्युइन नहीं है। ये डिफेंस का स्ट्रेटेजी है, इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। प्रीवियसली क्या था, कानून था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, उसमें भी ऐसी स्थितियाँ आई थी कि अगर लोकल लेबोरेटरी और जो कंसर्न सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं उसकी रिपोर्ट में वेरिएशंस हैं तो उसका फ़ायदा जो है मिलना था आरोपी को। तो वही स्थिति जो है यहाँ पर है। कुल मिला के कानून तो वही है, केवल उसका रूप जो है चेंज हो गया है। तो हमें जो कानूनी पैतरे हैं, जो कानूनी पॉइंट्स हैं, उसका विशेषता हमें ध्यान रखना होगा। साथियों, फिर यहाँ पर जो है परिवाद पेश हुआ, कंपनी का प्रोसिक्यूशन भी हुआ, जो कंसेंट आरोपी है उसका प्रोसिक्यूशन भी हुआ। तो उसने प्रोसेस के साथ साथ एक चीज़ को और चैलेंज किया कि इस केस में सेक्शन 66 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित नहीं हुई है। सेक्शन 66 जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का, ये बिल्कुल सिमिलर है विद सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हम सब जानते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है डील करता है विद चेक केसेस। तो जब भी कंपनी का प्रोसिक्यूशन होगा, उसके बिहाफ पर डायरेक्टर का प्रोसिक्यूशन होगा, तो देयर मस्ट बी द स्पेसिफिक अवर्मेंट ऑन फाइल कि जो कंसर्न व्यक्ति है वो कंसर्न कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये अवरमेंट जो है सपोर्ट होना चाहिए विद द कॉरोबरेटिव एविडेंस। अगर ऐसा अवरमेंट नहीं है तो यहाँ पे डिफेंस को जो है फ़ायदा मिलेगा। तो ये पॉइंट जो है डिफेंस ने यहाँ पर रेस किया, अर्ज किया। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी एविडेंस फाइल पे नहीं है कि कंसर्न जो व्यक्ति है, मीन्स जो इंडिविजुअल है, उसका क्या अथॉरिटी जो है कंपनी में। अगर ये मान भी लें, जो प्रोसिक्यूशन कहता है कि ये कंसर्न व्यक्ति जो है डायरेक्टर है और कंसर्न व्यक्ति जो है इस कंसर्न कंपनी के अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर इसको पुष्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट जो है फाइल पे नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंसेस फ़ायदा जो है आरोपी को मिल गया। और केवल लिंक्डइन प्रोफाइल का सहारा लेकर ये बताया जा रहा है कि कंसर्न व्यक्ति जो है डायरेक्टर है या कंसर्न व्यक्ति जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो ये अपने में पर्याप्त नहीं है। अगर हम कहते हैं कि कंसर्न व्यक्ति जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट में मास्टर डाटा जो है मिलता है MCA गाइडलाइन से। अगर वो डाटा हमारे पास है और उसको हम पेश कर रहे हैं तो हम ये शो कर सकते हैं कि भाई हम इस कंपनी में एक मेयर पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं, हम इस कंपनी में डोरमेंट जो है पार्टनर है या डोरमेंट जो है डायरेक्टर है, हमारा कोई एक्टिव रोल नहीं है। तो ये भी डिफेंस के बिंदु है जिस पर हमको जो है विशेष ध्यान रखना होगा। तो कोर्ट ने फैक्ट्स सर्कमस्टेंस को देखते हुए कंसर्न आरोपी को जो है फ़ायदा दिया और आरोपी को जो है डिस्चार्ज करने के यहाँ पर ऑर्डर किए। तो कुल मिला के ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 6 महत्वपूर्ण बातें कि जब भी परिवाद दाखिल हो रहा है हमारे खिलाफ, खासकर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत, तो प्रोसेस काम में क्या लिया है उसको देखें। दूसरी बात, रिपोर्ट की जो कॉपी हमें फॉरवर्ड हुई या नहीं हुई है, मीन्स मिली या नहीं मिली है, इसकी एविडेंस क्या है। अगर मिल गई है तो क्या हमें धारा 46 सब क्लॉज 4 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का राइट मिला या नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है कि प्रोसिक्यूशन में जो है देरी हो गई और प्रोसिक्यूशन जो है काफ़ी देरी से लॉन्च हुआ है, मीन्स वो देरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो कंसर्न सैंपल है वो अपनी सेल्फ लाइफ को जो है लूज़ कर चुका है। ऐसा भी कई बार होता है। तो ये भी डिफेंस का पॉइंट है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि
प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन जो है देरी से मिली और 1 साल के अंदर अंदर जो है परिवाद पेश करना है और लिमिटेशन को एक्सटेंड करने के लिए धारा 77 है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का, उसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित हुई या नहीं हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कंपनी का प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो उसके बिहाफ पर हम भी जो है पार्टी बन रहे हैं, तो हमारा एग्जैक्ट रोल क्या है, हमारा एग्जैक्ट जो है जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है फाइल के अंदर। अगर जब तक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं है, जब तक प्रॉपर अबरमेंट्स नहीं है, जब तक प्रॉपर कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में हम कानूनी बिंदुओं का फ़ायदा उठाकर कोर्ट से डिस्चार्ज या एक्विटल भी ले सकते हैं। तो साथियों बेसिकली रूल ऑफ लॉ है। अब जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं वहीं से हमें रेमेडी मिलेगी। अब कहने को तो लोग 10 बातें करेंगे, बट जब तक आपको होमवर्क नहीं है, जब तक आप तैयार नहीं हो मेंटली, जब तक आप तैयार नहीं हो लीगली, तब तक लड़ने का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर परिवाद आ गया है, नो नीड टू वरी। परिवाद से पहले ही कार्रवाई हो रही है, नो नीड टू वरी। बट क्यों ना हम इस पर प्रॉपर रिव्यू करें, क्यों ना हम प्रॉपर जो है एनालिसिस करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे केस में नियम ही फॉलो नहीं हुए, कहीं ये तो नहीं कि हमें और बेनिफिट्स कानून के मिलने थे वो हमको नहीं मिले। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले प्रिपेयर ऑन योर केस, मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं पड़े। जैसे ये लोग फ़ायदा ले जाते हैं वैसा फ़ायदा जो है हम लोग भी ले सकते हैं, बट इसके लिए एनालिसिस, इसके लिए केस का रिव्यू जो है बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि धारा 66 और धारा 46 सब क्लॉज 4 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में रामबाण है। अगर नॉन कंप्लाइंसेस हुआ या इनका प्रॉपर जो है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो भले ही प्रोसिक्यूशन कितना ही मजबूत हो, इन बिंदुओं पर भी हम उन्हें डिफीट कर सकते हैं, चित कर सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? इसलिए नो नीड टू वरी, जस्ट वर्क ऑन योर केस एंड रिसर्च द पॉइंट्स। और जो लॉ पॉइंट है उसकी लाइट में जो फैक्चुअल स्कोर है वो क्या कहता है, वो स्टेबल है नॉन स्टेबल है, इसकी जानकारी होने के बाद में प्रोसीड करें। डेफिनेटली हमें अच्छा रिजल्ट जो है कोर्ट से मिलेगा और जो हमारे राइट्स इन्फ्रिंग हो गए हैं और हमारे ऊपर जो है गलत कानूनी कार्रवाइयाँ हुई हैं उनसे कम से कम हम छुटकारा पा सकते हैं और अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ कोर्ट में रख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।